हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आइए आज से स्टार्ट करते हैं आजीविका का प्रैक्टिस सेट जो पिकासो पब्लिकेशन से रहेगा। यह प्रैक्टिस सेट आपके एडीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे आप अपने आप को एग्जाम से पहले परख पाएंगे। और आपके लिए पिकासो पब्लिकेशन एक बेस्ट सोर्स रहेगा। आपके आने वाले एडीओ एग्जाम में इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पिकासो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इकाई 1, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। आइए अब बिना समय व्यर्थ किए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें खेती का प्रकार दिया गया है, जिसमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। आप याद रखिए, क्वेश्चन को देख के आपको पहले कमेंट में आंसर देना है, उसके बाद आपको हमारा आंसर लिखना है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए, विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती के अंतर्गत चाय, कहवा, गन्ना, रबर आदि के फार्म को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी, रेचिंग खेती। प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे बकरी, भेड़ इत्यादि को चराना शामिल है। तीसरा, निगमित खेती। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई आदि नहीं की जाती है और ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। चौथा, मिश्रित खेती। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा गलत लग रहा है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। विशिष्ट खेती में विभिन्न खेती के अंतर्गत चाय, कहवा, गन्ना, रबर आदि के फर्म को शामिल किया जाता है। दूसरा, रेचिंग खेती। प्राकृतिक वनस्पति व विभिन्न प्रकार की पशुओं जैसे बकरी, भेड़ इत्यादि को चराना शामिल होता है, ये सही है ये भी। तीसरा, निगमित खेती। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई आदि नहीं की जाती है और ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। इस कृषि में किसान छोटे भूखंड पर साधारण औजारों के साथ अधिक श्रम से खेती करते हैं, तो यहाँ पर यही बस सुमेलित नहीं है। मिश्रित कृषि, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे आपको पहले फसल का सूची दिया है और दूसरा सूची है प्रमुख उत्पादक राज्य का, तो आपको इसको सुमेलित करना है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा। पहला दिया है मोटे अनाज, तो यह कौन से राज्य में मिलता है? यह कर्नाटक राज्य में अधिक उत्पादन होता है। दूसरा सरसों, तो सरसों का उत्पादन राजस्थान में सबसे अधिक होता है। तीसरा सोयाबीन, और सोयाबीन का उत्पादन महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है। और तंबाकू का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर पहला का सी है, दूसरा का डी, तीसरा का ए और चौथा का बी। तो इस कारण हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको याद रखना है, कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिए किसान कॉल सेंटर, इसका स्थापना 2004 में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग, इसका स्थापना 2005 में हुआ, तो यहाँ राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में हुआ था, ना कि 2005 में। इसीलिए ऑप्शन बी गलत है। और सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, ये सही है। ऑप्शन डी, भारतीय खाद्य निगम, इसकी शुरुआत 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलान कीजिए। यहाँ फसल दिया गया है पहली सूची में और दूसरी सूची में प्रमुख खाद्यान्न राज्य दिया है और खाद्य उत्पादन का राज्य है, तो आपको इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर फसल उत्पादन का तरीका दिया हुआ है और यहाँ प्रमुख उत्पादन राज्य नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर उसके उस उत्पादन के तरीके से क्या चीज उगाया जाता है उसको सुमेलित करना है। ये फसल उत्पादन की पद्धति है पहले सूची में और दूसरे सूची में उस पद्धति को मिलान करना है। पहला दिया है एरोपोनिक्स, तो एरोपोनिक सिस्टम से क्या होता है? एरो मतलब एयर, तो यहाँ पर हमारा इसमें ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पौधों को हवा में उगाना। एरोपोनिक्स से क्या होता है? पौधों को हवा में उगाया जाता है। दूसरा पॉमीकल्चर, तो ये तो कॉमन है, पॉमीकल्चर मतलब फलों की उत्पादन, तो इसका हमारा दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा मोरिकल्चर, तो मोरिकल्चर के थ्रू रेशम कीट हेतु शहतूत उगाया जाता है, तो इसका पहला हो जाएगा।
और चौथे का हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स भी कॉमन है, जल में पौधों को उगाना। ये जल में पौधों को उगाने की पद्धति है। इसके अकॉर्डिंग पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का ए और चौथा का डी है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखिए, इसमें सूक्ष्म सिंचाई योजना से संबंधित कथन रहेंगे, जिसमें यहाँ पे 5 कथन दिया हुआ है। तो उसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला कथन देखते हैं। इस योजना का शुभ आरंभ वर्ष 2006 को हुआ एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013-14 में लागू किया गया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2006 में हुआ था, सूक्ष्म सिंचाई योजना का, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ में यह विस्तार इसका 2013-14 में हुआ था। दूसरा कथन, इस योजना अंतर्गत किसानों से 3 HP कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। तो क्या इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 HP कृषि पंप में बिजली में 6000 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है? तो यह कथन गलत है। इस योजना के तहत प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रदान करना होता है। स्प्रिंकलर मतलब क्या? फव्वारा प्रदान किया जाता है, फव्वारा सिंचाई के लिए। तो यह कथन गलत है। तीसरा कथन देखते हैं। इस योजना अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर हेतु 70% तक अनुदान दिया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन, योजना अंतर्गत सामान्य किसानों को स्प्रिंकलर हेतु 35% तक का अनुदान दिया जाता है। तो यह गलत है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। इस योजना में लघु सीमांत किसान हेतु स्प्रिंकलर अनुदान का केंद्र राज्य अंश 33% प्लस 37% मतलब 70% हेतु देय होता है। तो यह भी कथन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला, तीसरा और पांचवा कथन सही है, जो हमारे ऑप्शन बी को सही करता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो यह तो इजी है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जो पृथ्वी से उत्पादों को निकालता या काटता है। इस क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, जलीय कृषि, खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियां शामिल है। याद रखें, खनन और उत्खनन जैसी गतिविधियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को शामिल किया गया है? भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को शामिल किया गया है? मतलब कितना हेक्टेयर उनके पास जमीन होना चाहिए सीमांत किसानों के पास? ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 2 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 3 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 4 हेक्टेयर। तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सीमांत किसान माना जाता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की थी? किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की थी? आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए शिवरमन समिति, ऑप्शन बी नायक समिति, ऑप्शन सी राज समिति, ऑप्शन डी नरसिम्हन समिति। तो कृषि जोत में कर लगाने की सिफारिश राज समिति ने की थी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश राज समिति ने की थी। इस समिति का गठन फरवरी 1972 में किया गया था। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है। वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है ये बताना है 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। ऑप्शन बी वह कम से कम 50,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। ऑप्शन सी वह कम से कम 15,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। ऑप्शन डी वह कम से कम 2,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई करता हो। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु सिंचाई परियोजना का कृषि लगान क्षेत्र कितने हेक्टेयर का होता है? लघु सिंचाई परियोजना का कृषि लगान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक का होता है? ऑप्शन ए 3,000 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 2,000 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 1,500 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 1,000 हेक्टेयर।
तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2000 हेक्टेयर। लघु सिंचाई परियोजना का कृषि लगान क्षेत्र 2000 हेक्टेयर के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का उद्देश्य है, हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार कर क्रांतिकारी वृद्धि करना, तो ये तो इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, ये भी इसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी, जैविक कीटनाशक और कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देना, तो ये भी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, तो ऊपर हमने जितना भी ऑप्शन देखा वो तीनों के तीनों इसका उद्देश्य था, तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए, विलियम गार्ड, ऑप्शन बी, नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी, विलियम हर्शेल। तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गार्ड ने किया था, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गार्ड ने किया था। विलियम गार्ड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए, विलियम गार्ड, ऑप्शन बी, नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी, विलियम हर्शे। तो ये वैश्विक स्तर पर मतलब विश्व के स्तर पर पूछा गया, ना कि भारत के स्तर पर। तो नॉर्मन ई बोरलॉग वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक है, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे। 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। आप मुझे भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन हरित क्रांति के जनक है बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी, नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ कब किया था? भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए, 1955 से 56 के बीच में, ऑप्शन बी 1960 से 61 के बीच में, ऑप्शन सी 1964 से 65 के बीच में, ऑप्शन डी 1965 से 66 के बीच में। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 से 61 के बीच में भारत सरकार ने गहन कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1960 से 61 में प्रारंभ किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी अनुशंसा की गई थी और इसे पैकेज कार्यक्रम भी कहा जाता है। याद रखें, इसे पैकेज कार्यक्रम कहा जाता है और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी अनुशंसा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्तविक रूप से हरित क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था? वास्तविक रूप से हरित क्रांति कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था? क्या आपको आंसर पता है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, और नहीं तो आइए हम देखते हैं। ऑप्शन ए, 1955 से 56 के बीच में, ऑप्शन बी 1996 से 97 के बीच में, ऑप्शन सी 1975 से 76 के बीच में, ऑप्शन डी 1966 से 67 के बीच में। कब प्रारंभ हुआ था? तो वास्तविक रूप से हरित क्रांति का कार्यक्रम 1966 से 1967 के बीच में प्रारंभ हुआ था। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का प्रारंभ किस समय हुआ? भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का समय किस समय में हुआ है? क्या वह योजना अवकाश के दौरान हुआ था, या ऑप्शन बी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था, ऑप्शन सी आपातकाल के दौरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आरंभ योजना अवकाश के दौरान हुआ था। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति प्रथम चरण का प्रारंभिक केंद्र था। इसमें राज्य पूछा गया है कि प्रथम चरण में कौन कौन से राज्य में प्रारंभ हुआ था हरित क्रांति। ऑप्शन ए, पंजाब राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब बिहार। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी सी हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रथम चरण पंजाब और हरियाणा से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक फसल रहा? भारत में हरित क्रांति का
किस क्षेत्र में सर्वाधिक फसल रहा है? ऑप्शन ए चाय और कॉफी के क्षेत्र में, ऑप्शन बी गेहूं और ज्वार के क्षेत्र में, ऑप्शन सी गेहूं और आलू के क्षेत्र में, ऑप्शन डी गेहूं और चावल के क्षेत्र में। तो भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक गेहूं और चावल के क्षेत्र में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल की फसलों में सबसे सफल रही। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों HYV के बीजों का इस्तेमाल किया गया। याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल में पड़ रहा? तो अभी हमने देखा था गेहूं पे था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किसके उत्पादन में कमी आया? जब भारत में हरित क्रांति हुआ तो हरित क्रांति के परिणाम के समय किसके उत्पादन में कमी आई थी? ऑप्शन ए मोटे अनाज का दलहन, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी ज्वार। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोटे अनाज का दलहन में उत्पादन में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? अधिक उपज जिसमें हो वह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1955। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1966 में अधिक उपज वाली किसानों का कार्यक्रम लाया गया था। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय कृषि में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम साल 1966 से 67 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? सबसे ज्यादा निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने मिला? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी दलहन, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी तिलहन। तो दलहन में सबसे अधिक निराशाजनक परिणाम देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से HYVP योजना चलाई गई थी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1964 से 65, ऑप्शन बी 1960 से 61, ऑप्शन सी 1967 से 1968, ऑप्शन डी 1966 से 67। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1964 से 65। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ 1964 से 65 में किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। गहन कृषि कार्यक्रम की शुरुआत 1964 से 65 में थी। इसका मकसद था कि उच्च उत्पादन क्षमता वाले इलाकों में वैज्ञानिक और प्रगतिशील कृषि को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ 8 अप्रैल 2020 को हुआ। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का शुभारंभ 8 अप्रैल 2000 को हुआ था। इसके सृजनकर्ता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? द्वितीय हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? ऑप्शन ए 6वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी द्वितीय हरित क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ किसने किया था? द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो द्वितीय हरित क्रांति का प्रारंभ APJ अब्दुल कलाम ने किया था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का नारा था, द्वितीय हरित क्रांति का क्या नारा था? ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन करना, ऑप्शन बी दलहन उत्पादन करना, ऑप्शन सी मोटे अनाज उत्पादन करना, ऑप्शन डी चावल उत्पादन करना। तो द्वितीय हरित क्रांति का नारा चावल उत्पादन करो था। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हरित क्रांति कृषोन्नति योजना का प्रारंभ कब किया?
भारत सरकार ने हरित क्रांति कृषोन्नति योजना का प्रारंभ कब किया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2007। तो हरित क्रांति कृषोन्नति योजना 2005 में किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। भारत सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत साल 2005 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल में ग्रामीण विकास की योजना से संबंधित भी एमसीक्यू क्वेश्चन चलाया जा रहा है पिकासो पब्लिकेशन से, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और साथ ही विनय कुमार पाठक सर के छत्तीसगढ़ के बुक का भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराया गया है, जो आपके एडीओ एग्जाम के लिए बेहतर होगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के अम्ब्रेला योजना के तहत कितने योजनाओं को शामिल किया गया है? 9, 11, 16 या 18? तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11। यह योजना 5 साल के लिए कृषि क्षेत्र का अम्ब्रेला कार्यक्रम था। इस योजना में 11 योजनाएं और मिशन शामिल थे। आपको याद रखना है 11 योजनाएं और मिशन को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 80। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। तो वर्तमान समय 2025 में 80% लोग कृषि पर आश्रित है, लेकिन ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 80% यह छत्तीसगढ़ के लघु एवं सीमांत श्रेणी कृषक के परसेंट है। आपको ये याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 80% लघु एवं सीमांत श्रेणी कृषक है। तो भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? ये भारत के आधार पर है, तो ये 70% लोग हैं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 80 बताकर मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, मैं आपको छत्तीसगढ़ के लघु एवं सीमांत श्रेणी कृषक के परिप्रेक्ष्य में भी आपको डेटा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को कहा जाता है? कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि घनत्व, ऑप्शन बी अंकगणितीय घनत्व, ऑप्शन सी शरीर क्रियात्मक घनत्व, ऑप्शन डी आर्थिक घनत्व। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर क्रियात्मक घनत्व कहा जाता है कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को। कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को शारीरिक घनत्व या वास्तविक जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जिससे उत्पादक भूमि पर दबाव का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? भारत के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 80। तो हमारा आंसर इसमें 75 हो जाएगा। भारत के कुल कृषि भूमि के 75% भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 पे कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए देवास मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात में, ऑप्शन डी पंतनगर उत्तराखंड में। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंतनगर उत्तराखंड में। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित की गई थी। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1960 में हुई थी, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 15। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को योजना आयोग ने पहचाना था। यह क्षेत्र तापमान, वर्षा, मिट्टी के प्रकार और फसल की उपयुक्तता के आधार पर तय किया जाता है। याद रखिए, तापमान, वर्षा, मिट्टी के प्रकार और फसल की उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। कृषि जलवायु प्रादेशिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, ऑप्शन बी कृषि आय बढ़ाना, ऑप्शन सी रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में सन्निहित है, हरित क्रांति में क्या सन्निहित है वो देखना है। ऑप्शन ए जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, ऑप्शन बी बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए समय कीटनाशकों और रासायनिक और उर्वरकों से बचाव, ऑप्शन सी समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन डी खाद्यान्न फसलें बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो हरित क्रांति में ऑप्शन सी सम्मिलित है, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूम कृषि से संबंधित है, झूम कृषि से क्या संबंधित है वो देखना है। ऑप्शन ए स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन बी जामुन की खेती, ऑप्शन सी सीढ़ीनुमा खेती, ऑप्शन डी छत खेती। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ही हो जाएगा, झूम कृषि से संबंधित स्थानांतरित कृषि है, आपको याद रखना है। इसका डिटेल देख लेते हैं। झूम कृषि एक प्रकार का स्थानांतरण कृषि है, यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति है। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित खेती में सम्मिलित है, मिश्रित खेती में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन ए कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, ऑप्शन बी फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना, ऑप्शन सी विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिश्रित खेती अर्थात कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना होता है। इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन सब आते हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हरित खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये खाद्य फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए ग्वार, ऑप्शन बी बोड़ा लोबिया, ऑप्शन सी धनई, ऑप्शन डी चना। तो नाइट्रोजन की मात्रा बोड़ा लोबिया में सर्वाधिक पाया जाता है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरी खादी वाली फसलों में सबसे ज्यादा मात्रा में भैंचे पाई जाती है। हरित खाद के लिए लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार जैसी फसलों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है। ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी अगस्त सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी जून जुलाई। हमारा आंसर ऑप्शन डी जून जुलाई हो जाएगा, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। और खरीफ फसल के उदाहरण क्या क्या है, धान है, ज्वार है, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर और मूंग। साथ ही उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, कपास, ये सारे के सारे क्या है, खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो अभी मैंने आपको खरीफ फसल बताया था, इसमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो इसमें चना और मटर खरीफ फसल नहीं है, चना और मटर जो है रबी की फसल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल का समय क्या है। रबी की फसल का समय क्या है। ऑप्शन ए अक्टूबर से मार्च, ऑप्शन बी अप्रैल से जून, ऑप्शन सी मार्च से सितंबर, ऑप्शन डी जून से सितंबर। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, अक्टूबर से मार्च है रबी की फसल का समय। रबी की फसल का उदाहरण भी देख लेते हैं। रबी की फसल के तहत गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रबी फसल है। चार ऑप्शन में रबी की फसल कौन सी है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी सभी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के सभी क्या है, रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो इसमें कौन सी रबी फसल नहीं है, तो मूंगफली जो है रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी इसमें दिया है चावल। तो हमारा आंसर इसमें आंसर हो जाएगा चावल, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का चावल का कटोरा है, तो यहाँ कोई राज्य का नाम नहीं दिया है, या छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, आप आंसर ढूंढे। इसमें क्षेत्र दिया है, ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन सी कृष्ण और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन डी केरल और तमिलनाडु। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन
सी हो जाएगा, कृष्ण और गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा कृष्ण और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसे क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? कौन से फसल की रोपाई की जाती है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी गेहूं। तो धान के फसल की रोपाई की जाती है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धान और मक्के दोनों की फसलों की रोपाई की जाती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिट्री केल निम्नलिखित में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? टिट्री केल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? टिट्री केल किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी गेहूं और राई, ऑप्शन सी गेहूं और जई, ऑप्शन डी गेहूं और मक्का। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ये गेहूं और राई के क्रॉस होते हैं। टिट्री केल एक संकर है जो गेहूं माता और राई पिता के संकर से उत्पन्न हुआ है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट कौन से फसल की बीमारी है वो बताना है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी राई, ऑप्शन डी धान। तो करनाल बंट गेहूं फसल की बीमारी है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। करनाल बंट रोग गेहूं से संबंधित है। करनाल बंट टिल्टिया इंडिका कवक के कारण होता है, जो फूल आने पर दाने को संक्रमित करता है, जो फूल आने पर दाने को संक्रमित करता है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन ए राई, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी उड़द। तो मक्का जो है वो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटे अनाज में जो सम्मिलित नहीं है वह है। यहाँ 4 फसल है, उसमें कौन मोटे अनाज में सम्मिलित नहीं होता है? बाजरा, ज्वार, मक्का या चावल। तो चावल को मोटे अनाज नहीं कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तिलहन फसल है? 4 ऑप्शन में से कौन तिलहन का फसल है? ऑप्शन ए सूर्यमुखी, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी मसूर, ऑप्शन डी लोबिया। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरजमुखी जो है वो तिलहन फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? कौन सी फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी तिल। तो तिल में सबसे ज्यादा तेल की मात्रा होती है, आप याद रखें, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी ये सभी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी को अर्थात कपास, जूट और चाय तीनों का नकदी फसल के अंतर्गत गणना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रेशेदार फसलें हैं। रेशेदार फसलें कौन से हैं? ऑप्शन ए कपास और रेशम, ऑप्शन बी जूट और पटसन, ऑप्शन सी रेशम और बांस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गन्ने की फसल का उदाहरण है। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है, यहाँ खेती है ना कि फसल। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है। ऑप्शन ए रोपण कृषि का, ऑप्शन बी स्थानांतरित कृषि का, ऑप्शन सी यांत्रिक कृषि का, ऑप्शन डी सिंचित कृषि का। तो रोपण कृषि जो है भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है, हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में गन्ने की खेती रोपण कृषि उदाहरण है। रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल गन्ना है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, एकमात्र प्रदेश है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर एकमात्र केसर उत्पादक राज्य है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादक कहलाता है वह जम्मू कश्मीर है। केसर की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर क्षेत्र में होता है, पंपोर क्षेत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल जो है सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये रिपीटेड है, भारत में तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो
देश के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची और काली मिर्च का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। केरल में इलायची और काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। व्याख्या देख लेते हैं। केरल भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? अब सुनहरी क्रांति के बारे में बोला गया है तो यह बागवानी कृषि से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो यह हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति उपरोक्त सभी से संबंधित है। आपको याद रखना है, इंद्रधनुष में सप्तरंग होते हैं तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्रांति इसमें शो करेंगे। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से है। हरा, सफेद और नीला से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? भारत में नीली क्रांति से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी रेशम उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी पुष्प कृषि। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। मत्स्य पालन जो है वह नीली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन, मछली जो है नीले जल में रहती है, इस तरीके से मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कच्चे तेल उत्पादन से, ऑप्शन बी सरसों उत्पादन से, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन डी कोयला उत्पादन से। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पीली क्रांति भारत में किससे संबंधित है? तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आपको याद रखना है, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नई दिल्ली में है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस समिति के सिफारिश पर गठित किया गया था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस समिति के सिफारिश पर गठित किया गया था? ऑप्शन ए नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी शिवरमन समिति, ऑप्शन सी राज समिति, ऑप्शन डी रॉयल कमीशन की पहल पर। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रॉयल कमीशन की पहल पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना रॉयल कमीशन की पहल पर की हुई थी। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएमएफबीवाई का पूर्ण रूप क्या है? पीएमएफबीवाई का पूर्ण रूप क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइए, और नहीं तो देखते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फुकरी भविष्य योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री त्वरित लाभ योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री खाद्यान्न और पेय योजना। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कृषि सिंचाई योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ आपको 3 कथन दिए हैं। पहला कथन देखते हैं, पीएमकेएसवाई की शुरुआत वर्ष 2015-16 के दौरान की गई। तो यह कथन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015-16 के दौरान हुई थी। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों तक जल की भौतिक पहुंच को बढ़ाना। तो यह भी सही है। और तीसरा देखते हैं, पीएमकेएसवाई का एक प्रमुख उद्देश्य खेत स्तर पर सिंचाई पर निवेश के अभिसरण को प्राप्त करना है। तो ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन शामिल नहीं है? दाल, चावल, तिलहन या गेहूं? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिलहन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कौन सही कौन गलत देखते हैं। पहला कथन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई। दूसरा कथन, यह योजना किसानों को उनकी खेती के आवश्यकता के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दूसरा कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस योजना का शुभारंभ 1998 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। यह योजना भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शुरू की थी। याद रखना कौन से, भारतीय सार्वजनिक बैंकों ने शुरू की थी। उर्वरक, कीटनाशक वगैरह आसानी से खरीदने में मदद मिलती है, इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 21 जनवरी 2004 में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको याद रखना है। कृषि मंत्रालय ने 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान योजना का गठन कब हुआ था? किसान योजना का गठन कब हुआ था? तो यह 18 नवंबर 2004 को हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय कृषि योजना बीमा का प्रारंभ कब किया गया? तो इसमें 1999 से 2000 के बीच में राष्ट्रीय बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का को याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 22 जून 1999 को शुरू की गई। यह सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना थी। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं की कीटों और बीमारियों को परिणाम स्वरूप फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मतलब आपदा के समय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसानों के फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मंजूरी दी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत कब हुआ था? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 2015-16 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना 1963 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1963। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1963। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन 1963 में हुआ था। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में संसद की एक अधिनियम द्वारा सहकारिता मंत्रालय के तहत एक संविधिक निगम के रूप में किया गया है। संविधिक निगम के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ था? भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1965 में हुआ था, वो याद रखना है। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 15 जनवरी 1965 को की गई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुआ था? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो यह शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय खाद्य निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए देश में खाद्यान्न का बफर स्टॉक का भंडारण करना,
ऑप्शन बी जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी कृषि को उद्योग का दर्जा देना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, देश में खाद्यान्न का बफर स्टॉक का भंडारण करना। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूरा नाम है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1982, ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982, ऑप्शन सी 12 जुलाई 1985, ऑप्शन डी 25 जुलाई 1988। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1980 से 85 के दौरान हुआ था। ये सारे कथन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ था, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन देखें और इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ब्रेला योजना के तहत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है। पहला योजना कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, दूसरा राष्ट्रीय स्तर कृषि मिशन, तीसरा कृषि मशीनरी पर उप मिशन, चौथा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन। तो इस चारों को ही अम्ब्रेला योजना के तहत शामिल किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थान संचालित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थान संचालित है। पहला भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, दूसरा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, तीसरा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, चौथा केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई। तो ये चारों के चारों सही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, करनाल, इज्जतनगर और मुंबई चारों में स्थापित है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। चारों ऑप्शन में से एक असत्य है। पहला देखते हैं, ब्याज सहायता योजना 2006-7 को स्थापित किया गया, ये सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना 2015-16 में संचालित हुआ, ये भी सही है। तीसरा, किसान योजना ये 2008 में संचालित हुआ था, तो ये गलत है। किसान योजना 2008 में संचालित नहीं हुआ था। तो यह कब संचालित हुआ है? 2007 में। किसान नीति, किसान योजना 2007 में संचालित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। 4 ऑप्शन में असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन ए, किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 को स्थापित हुआ, ये सही है। दूसरा, राष्ट्रीय किसान योजना ये 18 नवंबर 2004 को, ये भी सही है। ऑप्शन सी, भारतीय खाद्य निगम 1958, तो ये गलत है। एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुआ था, 1965 में। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। असत्य कथन को ढूंढना था, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। सेम वैसे ही 4 ऑप्शन है, असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय डिजिटल पशु मिशन 7 अक्टूबर 2021 को चालू हुआ है, तो ये सही है। दूसरा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 को शुरुआत हुआ, ये भी सही है। तीसरा, श्वेत क्रांति 2.0 23 सितंबर 2024 को चालू हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय बीमा निगम की स्थापना 1996 में हुआ, तो यह कथन गलत है। यह 1996 में नहीं हुआ था, बल्कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के आसपास में शुरू हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाले राज्यों का क्रम, सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाले राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश करता है, फिर दूसरे में तमिलनाडु करता है, फिर तीसरे में तेलंगाना, फिर चौथे में पश्चिम बंगाल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रम जमाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक मांस उत्पादित करने वाला राज्यों का क्रम,
सबसे ज्यादा मांस उत्पादन करने वाला राज्यों का क्रम बताना है। इसमें सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, फिर दूसरे में आएगा आपका उत्तर प्रदेश, फिर तीसरे में आएगा महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, जो हमारा आंसर ऑप्शन बी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन को बताना है। पहला, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना 2014-15 में प्रारंभ हुआ, ये सही है। दूसरा, कृषि जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 में स्टार्ट हुआ, ये भी सही है। तीसरा, सूक्ष्म सिंचाई योजना 2006 में स्टार्ट हुआ, ये भी सही है। चौथा, ग्रामोत्थान योजना 2011-12 में चालू हुआ, तो ये गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप कमेंट में बताइए ग्रामोत्थान योजना कब प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, शाकंभरी योजना 2005 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी, किसान शॉपिंग मॉल 2016 में। ऑप्शन सी, रेनकेड एरिया डेवलपमेंट 2014-15 में। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 में। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइए, नहीं तो हम आंसर बताते हैं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, किसान शॉपिंग मॉल का स्थापना 2016 में नहीं हुआ है, बल्कि इसकी शुरुआत 2010 में हुआ है। 2010 में इसका प्रारंभ हुआ है, आपको याद रखना है। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो नाबार्ड के स्थापना के समय में 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ऊपर हमने देखा था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित था, ऊपर हमने देखा था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री साजी केवी जी जो है वो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संख्या है। तो यहाँ संख्या गलत लिखा है, संस्था, शीर्ष संस्था कौन सी है? देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, नाबार्ड है। देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है, आपको याद रखना है। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। तो नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु कौन सा ऋण प्रदान करता है? तो यह अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, मध्यकालीन ऋण भी प्रदान करता है, दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए ऋण प्रदान करना। ऑप्शन बी, कृषि के लिए ऋण प्रदान करना। ऑप्शन सी, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए ऋण प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हमारा आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। यह सभी के सब नाबार्ड के उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड डैश से संबंधित है। नाबार्ड किससे संबंधित है वो बताना है। ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास से। ऑप्शन बी, शहरी विकास से। ऑप्शन सी, औद्योगिक विकास से। ऑप्शन डी, रेलवे विकास से। तो नाबार्ड जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, फसल उत्पादन से। ऑप्शन बी, दाल उत्पादन से। ऑप्शन सी, दूध उत्पादन से। ऑप्शन डी, चना उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत आनंद जिला गुजरात से हुआ था। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, पॉइंट क्या क्या है? भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति की शुरुआत आनंद जिला गुजरात से हुआ था भारत में, आपको ये याद रखना है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए, आनंद जिला गुजरात। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, हरियाणा। ऑप्शन डी, पंजाब। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत आनंद जिला गुजरात से हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊपर व्याख्या में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1970 में हुआ था, हमने देखा था अभी। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता कौन है? श्वेत क्रांति कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी है। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में श्वेत क्रांति नेतृत्वकर्ता डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था? श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि। ऑप्शन बी, देसी नस्लों के गायों का विकास करना। ऑप्शन सी, सामूहिक गौठान के निर्माण को प्रेरित करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन में क्रांति का वृद्धि। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध विकास कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 नवंबर, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ऑप्शन सी 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नवंबर को एक और मुख्य दिन के नाम से जाना जाता है, तो आप बताइए कौन सा दिन का रहेगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, इनका जन्मदिन 26 नवंबर को मनाया जाता है और उसी दिन दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1965 में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। 1965 में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय द्वारा। ऑप्शन बी, जानकी रामन द्वारा। ऑप्शन सी, दिगंबर विश्वास द्वारा। ऑप्शन डी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा 1965 में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का अन्य नाम है। श्वेत क्रांति का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए, ऑपरेशन फ्लड। ऑप्शन बी, सुनहरी क्रांति। ऑप्शन सी, काली क्रांति। ऑप्शन डी, बादामी क्रांति। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति के कुल कितने चरण हैं? श्वेत क्रांति के कुल कितने चरण हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति के 2 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक चला? श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक चला था? ऑप्शन ए 1950 से लेकर 60 तक। ऑप्शन बी 1960 से लेकर 70 तक। ऑप्शन सी 1970 से लेकर 80 तक। ऑप्शन डी 1980 से लेकर 90 तक। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वेत क्रांति का प्रथम चरण 1970 से लेकर 80 तक चला। श्वेत क्रांति का प्रथम चरण 1970 से लेकर 80 तक चला। इस चरण को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से प्रथम चरण को जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण कब से कब तक चला? श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1970 से लेकर 80। ऑप्शन बी 1980 से लेकर 85। ऑप्शन सी 1985 से लेकर 90। ऑप्शन डी 90 से लेकर 95 तक। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, 1980 से लेकर 85 तक सेकंड चरण चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण में कितने राज्यों को शामिल किया गया? श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण में कितने राज्यों को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 11 राज्य को। ऑप्शन बी 12 राज्य को। ऑप्शन सी 13 राज्य को। ऑप्शन डी 15 राज्य को। तो श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण में 13 राज्य को शामिल किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण में कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, श्वेत क्रांति के द्वितीय चरण में हैदराबाद में अनुसंधान संस्थान द्वारा रक्षा नामक टीके का विकास कर मवेशियों की बीमारियों को नियंत्रित किया गया था। इसी को ही श्वेत क्रांति कहा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति तृतीय चरण कब से कब तक था? श्वेत क्रांति का तृतीय चरण कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1955 से लेकर 1965। ऑप्शन बी 1965 से लेकर 1975। ऑप्शन सी 1975 से लेकर 85। ऑप्शन डी 1985 से लेकर 95। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्वेत क्रांति का तृतीय चरण 1985 से लेकर 95 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डिजिटल पशु मिशन का प्रारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय डिजिटल पशु मिशन का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए
7 अक्टूबर 2021, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2021, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर 2022, ऑप्शन डी 15 नवंबर 2022। तो राष्ट्रीय डिजिटल पशु मिशन का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021 को किया गया। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021 को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का शुरुआत वित्तीय वर्ष 2014-15 में हुई। क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में फिर से प्रारंभ किया गया। याद रखें, सबसे पहले ये 2014-15 में हुआ था और क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए 21-22 में पुनः आरंभ किया गया था। और 21-22 में कब? 7 अक्टूबर 2021 में। 7 अक्टूबर 2021 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का शुरुआत कब हुआ? राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का शुरुआत कब हुआ? ऑप्शन ए अगस्त 2014, ऑप्शन बी सितंबर 2014, ऑप्शन सी अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी दिसंबर 2014। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का शुभारंभ दिसंबर 2014 को हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? अब ये अलग है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आनंद गुजरात में, ऑप्शन बी करनाल में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी हरियाणा में। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। आपको याद रखना है ये। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना ग्राम है? ऑप्शन ए 440 ग्राम, ऑप्शन बी 441 ग्राम, ऑप्शन सी 443 ग्राम, ऑप्शन डी 459 ग्राम। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी 459 ग्राम हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 459 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले इसका थोड़ा डिटेल है, उसको देख लेते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। साल 2022-23 में भारत में 221 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था। 221 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ था। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यूनतम दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है? सबसे कम दूध उत्पादन भारत में कहाँ होता है? ऑप्शन ए दादर नागर हवेली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दमन एवं दीव, ऑप्शन डी हरियाणा। तो भारत में न्यूनतम दूध उत्पादन दादर एवं नागर हवेली में होता है, जो यूनियन टेरिटरी है। आपको याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन से, ऑप्शन सी आलू उत्पादन से, ऑप्शन डी मसाला उत्पादन से। नीली मतलब नीला कलर का पानी, और नीले पानी में मछली होते हैं, इसलिए मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति के जनक कौन है? नीली क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी हीरालाल चौधरी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हीरालाल चौधरी हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति के जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी हैं। वे एक भारतीय बंगाल मत्स्य वैज्ञानिक है। वे भारतीय बंगाल मत्स्य वैज्ञानिक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? नीली क्रांति की शुरुआत कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 8वीं।
तो नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? नीली क्रांति का प्रारंभ कब हुआ है? ऑप्शन ए 1985 से लेकर 90 के बीच में, ऑप्शन बी 95 से 1965 से 75 के बीच में, ऑप्शन सी 1975 से 85 के बीच में, ऑप्शन डी 1955 से लेकर 65 के बीच में। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीली क्रांति का प्रारंभ 1985 से लेकर 90 के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति का निम्नलिखित उद्देश्य है। नीली क्रांति का निम्नलिखित उद्देश्य है। ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना, ऑप्शन बी मशीनी एवं तकनीकी विकास, ऑप्शन सी मत्स्य कृषि को बढ़ावा दिया जाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नीली क्रांति का उद्देश्य ये तीनों के तीनों है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, गहन सागरीय मछली कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। गहन सागरीय मछली कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था वो पूछा गया है। ऑप्शन ए 1992 से लेकर 2007 के बीच में, ऑप्शन बी 1997 से लेकर 98 के बीच में। तो हमें आगे का ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन ए है। 1992 से लेकर 2007 के बीच में गहन गहरी सागरीय मछली कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजे जल मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ताजे जल मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए मंडापम तमिलनाडु, ऑप्शन बी बीरकपुर कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कोचीन। ऑप्शन ए मंडापम तमिलनाडु, ऑप्शन बी बैरकपुर कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कोची। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरकपुर कोलकाता। ताजे जल मछली अनुसंधान केंद्र बैरकपुर कोलकाता में है। ताजे जल की मछलियों के लिए अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिए, पश्चिम बंगाल में ज्यादा मछलियां खाई जाती है और वहीं उसका अनुसंधान केंद्र स्थित है। इस संस्थान का मकसद स्थायी मत्स्य उत्पादन, जलीय जैव विविधता का संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी केरल। हमारा आंसर ऑप्शन सी मुंबई हो जाएगा। केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत का मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो वर्तमान में भारत का मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो भारत के हिसाब से हो गया कि विश्व में कौन सा स्थान था, तो ये द्वितीय स्थान में था। लेकिन छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान में है मत्स्य पालन में पूछा जाए तो यह 8वां स्थान में है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ देश में 8वां स्थान में है मछली पालन में। मछली उत्पादन में भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2023-24 में भारत में 174.45 लाख टन मछली का उत्पादन किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसे झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किसे झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए नेल्लोर, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी केरल। तो भारत में नेल्लोर को झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मत्स्य नीति का प्रारंभ कब हुआ था? राष्ट्रीय मत्स्य नीति का प्रारंभ कब हुआ है? तो यह 2020 में हुआ है, आपको याद रखना है, अभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत कब हुआ था? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुरुआत कब हुआ है? ऑप्शन ए 10 सितंबर 2019, ऑप्शन बी 10 सितंबर 2020, ऑप्शन सी 21 अगस्त 2020, ऑप्शन डी 25 सितंबर 2020। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 में शुभारंभ हुआ है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन है? विश्व में झींगा मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश।
हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी भारत हो जाएगा। विश्व में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन और निर्यात करने वाला देश झींगा मछली का भारत है, वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन ए 10 जुलाई 2003, ऑप्शन बी 10 जुलाई 2004, ऑप्शन सी 10 जुलाई 2005, ऑप्शन डी 10 जुलाई 2006। तो याद रखिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना 10 जुलाई 2006 में हुआ है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना कहाँ किया गया है? अब ये कहाँ किया गया है आपको बताना है कि ये कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पुणे। हमारा आंसर ऑप्शन सी हैदराबाद हो जाएगा। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना हैदराबाद में किया गया है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हैदराबाद में हुई थी। यह भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विकास के नियंत्रण में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स किस चीज की विधि है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संवर्धन करने की, ऑप्शन बी पादप में कलम लगाना, ऑप्शन सी सब्जियों का अध्ययन करना, ऑप्शन डी जल संरक्षण करना। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन करना। इस पद्धति का नाम क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी प्रदूषण, ऑप्शन डी बीज। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिट्टी। पेडोलॉजी मिट्टी वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? ऑप्शन ए टेप वर्म, ऑप्शन बी सिल्क वर्म, ऑप्शन सी थ्रेड वर्म, ऑप्शन डी अर्थ वर्म। तो वर्मी कल्चर अर्थ वर्म से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्मी कल्चर का संबंध है, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो अभी हमने देखा था अर्थवर्म अर्थात केचुआ पालन से है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है? विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है? ऑप्शन ए सिल्क, ऑप्शन बी केचुए, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी अंगूर। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अंगूर। विटिकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी ओलेरी कल्चर। हमारा आंसर ऑप्शन डी ओलेरी कल्चर हो जाएगा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। ओलेरी कल्चर बागवानी की एक शाखा है जिसमें सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग और विपणन से जुड़े कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए फलों की खेती, इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, फलों की खेती, फसलों की खेती, इसे एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी सही है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है। तीसरा, सब्जियों की खेती, इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तो ये गलत है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट के पालन को कहते हैं, रेशम कीट जिसे पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी सेरिकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। तो रेशम कीट पालने की विधि को सेरिकल्चर कहा जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि का मशीनीकरण करने में भारत का विश्व में स्थान है। कृषि का मशीनीकरण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा स्थान में। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मशीनीकरण योजना का उद्देश्य है। कृषि मशीनीकरण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु सब्सिडी प्रदान करना। छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु सब्सिडी प्रदान करना कृषि मशीनीकरण योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मशीनीकरण योजना का प्रारंभ कब किया गया? कृषि मशीनीकरण योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ 2014 से 15 के बीच में किया गया। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन की शुरुआत साल 2014-15 में हुई। इसका मकसद कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ कब किया गया था? कृषक जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक जीवन ज्योति योजना में निम्नलिखित कथन सत्य है। कृषक जीवन ज्योति योजना में कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए, 3 HP कृषि पंप में 6000 यूनिट बिजली बिल छूट। ऑप्शन बी, 5 HP कृषि पंप में 7500 यूनिट बिजली बिल छूट हो जाएगी। ऑप्शन सी, कृषकों को 3 HP एवं 5 HP पंप के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये तीनों के तीनों कथन सही है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इस योजना का प्रारंभ 2015 से 16 में हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 से 16 के बीच में हुई थी। यह योजना कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और देश में संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत की गई थी। इस योजना का आदर्श वाक्य है, हर खेतों को पानी। हर खेतों को पानी इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित परियोजनाओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में छत्तीसगढ़ के कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, केलो वृहद सिंचाई परियोजना। ऑप्शन बी, खारंग वृहद सिंचाई परियोजना। ऑप्शन सी, मनियारी वृहद सिंचाई परियोजना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में छत्तीसगढ़ के इन तीनों योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना का शुरुआत कब हुआ? सूक्ष्म सिंचाई योजना का शुरुआत 2006 में हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत जनवरी 2006 में हुई थी। इसे सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय केंद्र की प्रायोजित योजना है। आपको याद रखना है, यह सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय केंद्र की प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामोत्थान योजना का शुरुआत कब हुआ? ग्रामोत्थान योजना का शुरुआत कब हुआ? तो इस योजना का शुरुआत 2006 से 7 के बीच में हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामोत्थान योजना का उद्देश्य है, ग्रामोत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, पशुओं के नस्ल में सुधार करना। ऑप्शन बी, देसी नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, पशुपालन कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ग्रामोत्थान योजना का उद्देश्य यह तीनों के तीनों है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाकंभरी योजना का प्रारंभ कब हुआ? शाकंभरी योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इस योजना का प्रारंभ 2005 में हुआ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं स्पीड में, वीडियो के एग्जाम से पहले हमको ये सब कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत मूल्य योजना का गठन कब हुआ था? कृषि लागत मूल्य योजना का गठन कब हुआ था? तो इस योजना का गठन 1965 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि लागत मूल्य योजना का गठन जनवरी 1965 में किया गया। पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, लेकिन साल 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कृषि लागत मूल्य आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और अगर आप नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि लागत मूल्य आयोग का मुख्य कार्य क्या है? कृषि लागत मूल्य आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, किसानों को कृषि मशीनीकरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, कृषि ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, कृषि उत्पादन के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषि उत्पादन के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना कृषि लागत मूल्य आयोग का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत मूल्य आयोग की सर्वप्रथम न्यूनतम मूल्य का प्रावधान कब किया गया था? सर्वप्रथम न्यूनतम मूल्य का प्रावधान कब किया गया था? तो इसका प्रावधान 1966 से लेकर 67 के बीच में किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत मूल्य आयोग ने सर्वप्रथम न्यूनतम सकल मूल्य किस फसल पर किया गया था? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी दलहन, ऑप्शन डी गेहूं। तो यह सर्वप्रथम गेहूं पर किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
कृषि लागत मूल्य आयोग ने सबसे पहले गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की थी। यह प्रणाली साल 1966 से लेकर 67 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने खरीफ फसलों पर देते हैं? कृषि लागत मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने खरीफ फसल पर देते हैं? तो यह 14 खरीफ फसल पर दिया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि लागत मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रबी फसल पर दिया जाता है? खरीफ फसल पर कितना था? 14 था। अब रबी फसल पर पूछा जा रहा है तो रबी फसल पर 6 फसलों पर दिया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि लागत मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल कितने फसलों पर देते हैं? तो यह 23 फसलों पर दिया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए कृषि लागत मूल्य आयोग करता है। अभी हमने ऊपर देखा था। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? ऑप्शन ए कृषि उपज मंडी समिति, ऑप्शन बी कृषि लागत मूल्य आयोग, ऑप्शन सी विपणन और निरीक्षण निर्देशालय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य की अनुमोदित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइफेड का स्थापना कब हुआ? ट्राइफेड का स्थापना कब हुआ? तो हमारा आंसर सामने ही है। ट्राइफेड का स्थापना अगस्त 1987 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ है? ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं तो आंसर देखते हैं। ट्राइफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जनजातियों का सामाजिक विकास करना, ऑप्शन बी जनजातियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, ऑप्शन सी जनजातियों द्वारा तैयार उत्पाद का अच्छा मूल्य दिलाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। जनजातियों द्वारा तैयार उत्पाद का अच्छा मूल्य दिलाना ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य है। ट्राइब और ट्राइफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाफेड का गठन कब हुआ था? नाफेड का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1958, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1962। हमारा आंसर हो जाएगा नाफेड का गठन 2 अक्टूबर 1958 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के दिन हुई थी। नाफेड भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले एक शीर्ष संगठन है। आपको ये याद रखना है, 2 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाफेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाफेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो नाफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडार बोर्ड का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडार बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इस बोर्ड का गठन 1956 में किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना कब किया गया था? केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना कब किया गया था? तो इस निगम की स्थापना 1956 में किया गया था। केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना साल 1957 में हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्रों को सहायता देने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सीमांत जोत कुल जोत का कितने प्रतिशत है? भारत में सीमांत जोत कुल जोत का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 64.45%, ऑप्शन बी 80.52%, ऑप्शन सी 82.55%, ऑप्शन डी 90.21%। तो भारत में सीमांत जोत का कुल जोत का 64.45% है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। भारत में सीमांत जोत कुल जोत का 64.45% है। सीमांत जोत का मतलब है जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होना। जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वृहद जोत का क्षेत्रफल कुल जोत का कितने प्रतिशत है? वृहद जोत का कुल जोत से कितने प्रतिशत है?
आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 0.56%, ऑप्शन बी 0.57%, ऑप्शन सी 0.58%, ऑप्शन डी 0.59%। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.57% है। भारत में बृहद जोत का क्षेत्रफल 0.57% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक की पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20%। भारत सरकार ने एथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने साल 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू बॉक्स का संबंध निम्न में से किससे है? ब्लू बॉक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए कृषि सब्सिडी से, ऑप्शन बी एक प्रकार की मशीन से, ऑप्शन सी सिंचाई तकनीक से, ऑप्शन डी एक प्रकार कर से। तो ब्लू बॉक्स का संबंध कृषि सब्सिडी से है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ 24 फरवरी 2019 को हुआ। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छोटे सीमांत भूमि धारकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी सिंचाई पंप उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना, ऑप्शन डी किसानों की आय को दुगनी करना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे सीमांत भूमि धारकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब इस योजना की विशेषताएं कौन से हैं ये देखना है हमें। ऑप्शन ए 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे जोत वाले किसानों को इस योजना में शामिल किया जाना। ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाए। ऑप्शन सी प्रत्येक 4 माह में 200 रुपए की 3 सम्मान किस्तों में किसानों की हस्तांतरित कर दी जाए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ फसल के लिए कब से लागू किया गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ फसल के लिए कब लागू किया गया? तो इसे 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक आधार पर भारतीय कृषि के निम्नलिखित प्रकार है। आर्थिक आधार पर भारतीय कृषि के कौन कौन से प्रकार है वो देखना है। पहला पूंजीवादी खेती, तो ये तो सही है, ये तो इसका प्रकार है। दूसरा निगमित खेती, ये भी इसका प्रकार है। तीसरा सामूहिक खेती, ये भी खेती का प्रकार है। चौथा सहकारी खेती, ये भी भारत की खेती का प्रकार है। तो चारों के चारों सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल प्राप्ति के आधार पर भारतीय कृषि के निम्नलिखित प्रकार है। जल प्राप्ति के आधार पर भारतीय कृषि के कौन कौन से प्रकार है इसमें ये बताना है। पहला तर कृषि, दूसरा आर्द्र कृषि, तीसरा सिंचित कृषि, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल प्राप्ति के आधार पर भारतीय कृषि के तर कृषि, आर्द्र कृषि और सिंचित कृषि प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो एक वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? तो इसे 2 बार घोषित किया जाता है। अभी वर्तमान में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है ये आप मुझे बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस सन में की गई थी? एफसीआई की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो ये इसका आंसर ऑप्शन है 1965। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। ये रिपीटेड है। डायरेक्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भू धारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। तो भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में थॉमस मुनरो ने की थी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 23।
तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 फसलों के लिए घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो सर थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। आपको ये याद रखना है। ऊपर एक बार और रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जमींदारी भू राजस्व किसके काल में लागू किया गया था? भारत में जमींदारी भू राजस्व किसके काल में लागू किया गया था? तो ये भू राजस्व बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी किसके काल में किया था? थॉमस मुनरो। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है। गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है। गिफेन जो शब्द है वस्तुओं के किस चीज से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रचुर मात्रा में वस्तुएं, ऑप्शन बी निम्न कोटि की वस्तुएं, ऑप्शन सी वस्तुओं की कमी, ऑप्शन डी उच्च कोटि की वस्तुएं। तो गिफेन अर्थात निम्न कोटि की वस्तुएं। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस का कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है? कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है? तो कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या होता है? वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार जो है फसल को खरीदने के लिए तैयार हो, उसे कृषि समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मिश्रित खेती अपनाई जाती है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है? तो इस प्रकार की खेती को काश्तकारी खेती कहा जाता है। काश्तकारी खेती। किसान का संबंध डायरेक्ट राज्य से होता है। किसान और काश्त डायरेक्ट संबंध काश्तकारी खेती। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? तो इसे ऑलरीकल्चर कहा जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ थोड़ा बताया। हॉर्टिकल्चर मतलब हॉर्टिकल्चर में पॉमीकल्चर फसल के लिए, ओलेरीकल्चर सब्जी के लिए और फ्लोरीकल्चर फूल जैसे क्षेत्र शामिल है। आपको ये याद रखना है। इसका डिटेल मैं ऊपर ही आपको बता चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे विटीकल्चर कहा जाता है। ये सबका डिटेल ऊपर बताया जा चुका है। डायरेक्ट आंसर बताता हूं आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो सर्वाधिक साख प्रदान करने वाली संस्था वाणिज्यिक बैंक है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसके क्या कारण है? हाल ही के समय में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर 3 कारण दिया है, उसमें से कौन सा कारण सही है वो हमें बताना है। पहला कारण देखते हैं। उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है। तो यह गलत है, 30% नहीं घटा है। दूसरा कथन देखते हैं। बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। तो यह बिल्कुल सही है। बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, जिसके कारण स्फीति उत्पन्न हुई है खाद्य के बेस पे। तीसरा कथन। आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। तो ये भी सही है। आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग दूसरा और तीसरा सही है, जो हमारे आंसर ऑप्शन बी को सही करता है। केवल 2 और 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो यह ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साख रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं बैंक साथी। संवाददाता कौन है? बैंक साथी है, जिसे बैंक सखी या बैंक मित्र भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो साख रहित क्षेत्रों में व्यवसायिक संवाददाताओं बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधा या सुविधाएं प्राप्त होती है? तो बैंक साथी के द्वारा कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? तो यहाँ पर दो बताया है, अब कौन सा सही है हम लोग को वो देखना है। पहला कथन देखते हैं, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। ये जो होते हैं, जो बैंक साथी होते हैं, वो लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाते हैं, आपको ये याद रखना है। दूसरा कथन, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाते हैं, मतलब उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, इकाई 1 कंप्लीट हो जाएगा। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से तात्पर्य किसको ऋण देना से है? भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं? कृषि, खनन, ये सब आते हैं। इस क्षेत्र में ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? जो प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? ऑप्शन ए कृषक को या कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन बी लघु माइक्रो एवं छोटे उद्यम में, ऑप्शन सी दुर्बल वर्ग में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दान का मतलब क्या होगा? कृषि के क्षेत्र में ऋण देना, लघु माइक्रो एवं छोटे उद्यम में ऋण देना और दुर्बल वर्ग को ऋण देना, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय किसानों को दिए जाने वाले ऋण के प्रकारों एवं उनकी अवधि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। जो भारत के किसानों को दिए जाने वाले ऋण के प्रकार और उनकी अवधि के बारे में विचार करना है, मतलब ये 3 कथन में से कौन सा सही है। पहला देखते हैं, अल्पकालीन ऋण 12 महीने से कम की अवधि के लिए दिया जाता है, तो यह गलत कथन है। दूसरा, मध्यकालीन ऋण 12 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है, यह कथन सही है। तीसरा देखते हैं, दीर्घकालीन ऋण 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए दिया जाता है, तो यह भी कथन गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्यकालीन ऋण 12 महीने से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करती है या करता है? तो इसे अनुमोदित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है, हमारा आंसर ऑप्शन ए होता है। बुल्क कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? बुल्क कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो इसे उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन होते हैं उसे बैल पूंजीपति कहा जाता है, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, तो हम डायरेक्ट सही कथन को देखते हैं, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो यह गन्ना से संबंधित है, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, और क्या विचार करना है? भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। चावल उत्पादक के आरोही क्रम को मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा ऐसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को सबसे ज्यादा कहाँ होता है उसको देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, फिर दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश में, फिर तीसरे में पंजाब, फिर चौथे में आंध्र प्रदेश। मतलब सबसे पहले आंध्र प्रदेश आएगा सबसे कम, फिर क्या आ जाएगा पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृहद मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। वृहद मैदान के पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे बांगर कहा जाता है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है?
भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय, कॉफी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? चाय, कॉफी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उत्तम मानी जाती है? तो लेटराइट मृदा जो है सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसॉल गण के अंतर्गत भारत की कौन सी मृदा रखी गई है? एंटीसॉल गढ़ के अंदर भारत की कौन सी मृदा को रखी गई है? तो इस गढ़ के अंदर नवीन जलोढ़ मृदा को रखा गया। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव उर्वरक का क्या कार्य है? जैव उर्वरक का क्या कार्य है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ऑप्शन बी फास्फोरस को घुलनशील बनाना, ऑप्शन सी पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो हम बताते हैं। हम इसका आंसर ऑप्शन तीनों के तीनों हो जाएगा। जैव उर्वरक का कार्य वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फास्फोरस को घुलनशील बनाना, पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना, मतलब हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला सूची में दिया है आपको उर्वरक और दूसरे में दिया है प्रतिशत नाइट्रोजन। तो अमोनिया सल्फेट में 20.5% होता है। दूसरा सोडियम नाइट्रेट में 16.0, तीसरा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25.0 और यूरिया में 46.0 नाइट्रोजन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके सामने सामने जो दिया है वही हमारा आंसर है। इसमें मतलब पहले का आ, दूसरे का बा, तीसरे का सा और चौथे का दा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पोषक प्रकार दिया गया है और यहाँ पर पोषक संज्ञा दिया गया है, उसको सुमेलित करना है। सबसे पहले दिया है पोटास युक्त उर्वरक, इसे काइनाइट कहा जाता है। इसका मतलब ये पहले का सा। फिर दूसरा देखते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया कहा जाता है इसे, तो दूसरे का आ हो जाएगा। और तीसरा भारी कार्बनिक खाद, भारी कार्बनिक खाद किसे कहा जाता है? FYM को कहा जाता है, इसका बा हो जाएगा। चौथा हल्की कार्बनिक खाद, तो इसको बोन मील कहा जाता है। हमारा यहाँ बस चौथे का दा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पहले का सा, दूसरे का आ, तीसरे का बा और चौथे का दा है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 1950 से 51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान था। 1950 से 51 में कृषि का योगदान कितना परसेंट था ये बताना है। तो इसमें 51% था कृषि का योगदान। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 17.7% है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भारत की आत्मा है, निम्न में से किसने कहा था? कृषि भारत की आत्मा है, यह किसने कहा था? तो यह जो है महात्मा गांधी ने कहा था। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए दुर्लभ भूमि एवं श्रम अतिरिक्त अर्थव्यवस्था, दूसरा रोजगार सृजन में सबसे अधिक योगदान। तो ये दोनों के दोनों विशेषताएं इसके। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार कृषि गणना वर्ष 1970 से लेकर 71 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि साख बैंक संस्थागत स्रोतों में शामिल नहीं है। कृषि साख बैंक संस्थागत स्रोतों में शामिल नहीं है। कौन से स्रोत शामिल नहीं है, मतलब कौन से संस्था शामिल नहीं है वो बताना है। तो साहूकार और भूस्वामी जो है इसमें शामिल नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गहन कृषि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। गहन कृषि के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, इस प्रकार की कृषि में स्थित समयावधि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। तो यह कथन सही है। दूसरा देखते हैं, इस प्रकार की कृषि में छोटे भूभाग में 2 से अधिक फसलों को उगाकर अधिक पूंजी प्राप्त की जाती है।
तो ये असत्य कथन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर असत्य कथन को पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कथन को भी देख लेते हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व एवं भूमि की कमी उपलब्ध वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः 20% से अधिक सदस्य गहनता पहला क्षेत्र सघन कृषि गहन का क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वही बस गलत है और हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन को ढूंढने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो क्या सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति या बागवानी फसल हेतु है, तो ये सही है। दूसरा सेफ्रॉन क्रांति, ये केसर उत्पादन हेतु, तो ये भी सही है। सेफ्रॉन केसर उत्पादन का प्रतीक है। तीसरा बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति काफी उत्पादन हेतु, तो ये गलत है। बादामी क्रांति काफी उत्पादन हेतु नहीं है। ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा क्रांति, तो यह जूट उत्पादन हेतु है, यह बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असत्य कथन ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाकंभरी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 5 कथन दिया है, उसमें कौन सा सही है आपको वो बताना है। तो पहला कथन है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी, तो यह कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, इस योजना का उद्देश्य सिंचाई संसाधनों का विकास करना है, तो ये भी सही है। तीसरा, इस योजना के तहत सभी वर्ग के किसानों को कुओं के निर्माण एवं पंप प्रदाय हेतु अनुदान दिया जाता है, तो ये कथन गलत है। चौथा देखते हैं, लघु एवं सीमांत कृषकों को 0 से 5 HP तक विद्युत संबंधित पंप डिजिटल पंप एवं पेट्रोल पंप कार्य करने पर 75% की छूट, अधिकतम 16,875 की छूट एवं कुआं निर्माण पर 50% या 22,500 रुपए की अनुदान का प्रावधान, तो यह कथन सही है। पांचवा लास्ट कथन देखते हैं, सामान्य वर्ग के कृषकों को 5 HP तक के पंप हेतु 50% एवं कुआं निर्माण हेतु 25% की छूट दी जाती है, तो यह कथन गलत है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर पहला, दूसरा और चौथा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रबी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता। कौन से रबी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता। ऑप्शन ए मसूर, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी रिचका, ऑप्शन डी गेहूं। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, रिचका में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इकाई 1 का लास्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आया था उस कथन में विचार करना है। 4 कथन दिया है, कौन सा कथन सही है ये देखना है। पहला कथन, इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी, तो यह कथन तो सही है। दूसरा, इस योजना के तहत कम सिंचाई संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्यों जैसे चेक डैम, कुआं पर लोकेशन, टैंक का निर्माण इत्यादि कार्य किया जाता है, यह भी कथन सही है। तीसरा देखते हैं, इस योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की 3 योजनाएं शामिल हैं, तो छत्तीसगढ़ के 3 योजनाएं शामिल हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत पूर्वी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्र राज्य वित्त पोषण का अनुपात 90-10 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो चयन करना है। तो इसमें तो चारों ही कथन सही थे, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी कथन सही है, सभी कथन सही है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे हमारा इकाई 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई 2 से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। कोशिश करेंगे कि इसको एक ही वीडियो में समाप्त कर सके। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।